नमस्कार, मैं हूँ रोशनी और आप देख रहे हैं IIMT न्यूज़। आज हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में मौजूद हैं सर्वोच्च न्यायालय के एडवोकेट और वरिष्ठ स्तंभकार श्री विराग गुप्ता। सर, आपका इस कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर, मेरा आपसे सबसे पहला सवाल है कि इस समय साइबर क्राइम से बहुत लोग जूझ रहे हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि साइबर क्राइम आखिर होता क्या है। देखिए, जो भी इंटरनेट, मोबाइल या जो साइबर की दुनिया में वित्तीय अपराध हो रहे हैं, दूसरे अपराध हो रहे हैं सोशल मीडिया में, वो सारे साइबर क्राइम के दायरे में आते हैं। तो एक फिजिकल वर्ड होता है और एक वर्चुअल वर्ड होता है। तो उस दुनिया में जो अपराध हैं उनको साइबर क्राइम माना जाता है। इस बारे में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट और जो नया जो BNS कानून है उस पे प्रावधान है उनको रोकने के लिए। और इस अपराध को समझने के लिए, रोकने के लिए 3 तरीके की समझ ज़रूरी है। पहला कि देश में साइबर क्राइम किस पैमाने पर बढ़ रहे हैं, क्या हमारे पास उनकी सही संख्या है। दूसरा, उसको रोकने के लिए क्या हमारे पास समुचित कानूनी व्यवस्था है। और तीसरा, हमको जो रोकने के लिए हमारे पास उसका जो रेगुलेटर हैं, जो एजेंसीज़ हैं, वो कितने उस बारे में एक्सपर्ट हैं। तो सर, जैसे एक आम नागरिक जिसके साथ साइबर क्राइम हुआ है, उसकी सबसे पहली प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? नहीं, जिसके साथ भी साइबर क्राइम हुआ है उनको 2-3 बातों का ध्यान रखना है। साइबर क्राइम नहीं हो उसके लिए उनको अनेक जो सुरक्षा उपाय, जिसके बारे में केंद्रीय गृह मंत्रालय, रिजर्व बैंक उसको बताता है, उस सुरक्षा उपायों को अपनाने की ज़रूरत है। दूसरा, साइबर क्राइम होने पे स्थानीय पुलिस, साइबर पुलिस या 1930 जो हेल्पलाइन है उसमें कंप्लेन करने की ज़रूरत है। बैंक को तुरंत बताने की ज़रूरत है अगर कोई वित्तीय अपराध हो गया है। लेकिन लोग जो साइबर अपराधों से पीड़ित हैं और अगर उन्हें पुलिस या सरकार से सही न्याय नहीं मिले तो उसके ठीक करने की जिम्मेदारी भी सरकार की है। और इसके लिए 2 बातों पर काम करना ज़रूरी है। पहला ये कि देश में जो कानूनी व्यवस्था है उस कानूनी व्यवस्था में डेटा सुरक्षा कानून, जो IT इंटरमीडिएट रूल्स और जो डिजिटल इंडिया कानून है, इन सारे कानूनों को सख्ती से लागू किया जाए। दूसरी समस्या ये है कि संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार जो साइबर का विषय है वो केंद्र सरकार के पास है, इसीलिए टेलीकॉम या साइबर से संबंधित कानून संसद से बनते हैं। लेकिन जो पुलिस का काम है वो राज्यों के पास है। तो राज्यों की पुलिस के पास जो साइबर के जो बड़ी जो प्लेटफॉर्म हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अधिकार नहीं है। तो हम साइबर और राज्यों की पुलिस के बीच में कैसे तालमेल बनाएं, किस तरीके से हम कानून में सुधार करें और किस तरीके से राज्यों के साथ कोऑर्डिनेट करके हमारे पास स्पेशलाइज्ड एजेंसियां हों, रेगुलेटर हों, तो साइबर अपराधों पर एक बड़ी बेहतर लगाम लग सकती है। सर, जैसे वर्तमान संदर्भ की बात करें तो आधुनिकता अपने जोरों पर है। इस समय AI का चलन बहुत देखने को मिल रहा है। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आखिर AI है क्या और एक यूथ को AI का उपयोग करने में क्या पाबंदियाँ उन्हें बरतनी चाहिए? देखिए, हम जो मोबाइल का, कंप्यूटर का या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं और उस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में जब कोई कंपनी एक ऐसे प्रोडक्ट बनाती है जिसमें कि सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल से, डेटा के इस्तेमाल से, मशीन लर्निंग का, LLM के इस्तेमाल से जो नया प्रोडक्ट बनता है उसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कंसेप्ट बहुत पुराना है, 60-70 साल से पहले से जब रोबोट बने थे उस समय से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का चलन है। लेकिन जब से ये ChatGPT 2022 में आया तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बहुत चर्चा हो रही है। और अगर भारत के लिहाज से देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारत में बहुत सारे स्टार्टअप अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत सारी संभावनाएं हैं। लेकिन AI में डेटा का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी का देश होने के नाते भारत से AI के लिए एक अच्छा डेटा लोगों को मिलता है, कंपनियों को। लेकिन उस डेटा पर वो कंपनियां भारत में टैक्स नहीं देती हैं, उसका कारोबार पर कोई नियम नहीं है। और दूसरा, हम AI के इस्तेमाल की वजह से कहीं ऐसा न हो कि हम नए तरीके के विदेशी कंपनियों के डिजिटल उपनिवेशवाद के शिकार हो जाएं। तो AI एक संभावना भी है, AI के डर भी हैं, लेकिन AI को हम रोक नहीं सकते हैं। लेकिन AI का नियमन हम समाज, अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय हित में कैसे करें, ये देखना समाज और देश दोनों की जिम्मेदारी है। सर, पत्रकारिता के अंतर्गत AI की क्या भूमिका है इस समय?
देखिए, ऐसा कोई भी काम जो हम जिसमें हम विशेष दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, मौलिकता का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, क्रिएटिविटी नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे सारे काम को आने वाले समय में एआई के माध्यम से किया जा सकता है। इसलिए जो लोग अपने भूमिका को बढ़ाए रखना चाहते हैं, अपने जॉब को, अपने व्यापार को, तो उन्हें ये देखना पड़ेगा कि एआई के माध्यम से वो अपनी रिसर्च को ज़रूर करें, लेकिन अपनी मौलिक ज्ञान को बरकरार रखें, जिससे कि आने वाले समय में एआई से उनकी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बाधित नहीं हों। सर, क्योंकि आपका जो बैकग्राउंड है, जो आपकी पृष्ठभूमि है, वो कानूनी है, तो कानून व्यवस्था में एआई की क्या भूमिका है? देखिए, यूरोप में डेटा सुरक्षा कानून है, यूरोप में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए कानून है, अमेरिका के कई राज्यों में कानून है, और जो एआई की अधिकांश बड़ी कंपनियां हैं वो अमेरिका या चीन में हैं। लेकिन भारत में एआई के जो 4 बड़े ढांचे हैं, उन 4 बड़े ढांचों को बनाने के लिए जो कानून चाहिए, एक है टेलीकॉम, दूसरा है आईटी एक्ट, तीसरा है डेटा सुरक्षा कानून, और चौथा है एआई से जुड़े मुद्दों का कानून। तो इन चारों कानूनों को जब तक एक साथ संसद से नहीं बनाया जाएगा, उस कानून को बनाने के लिए सही तरीके की रेगुलेटरी व्यवस्था नहीं रखी जाएगी, तब तक एआई अपने अनुसार चीज़ों को करता रहेगा। खतरे इसमें बड़े ये हैं कि एआई के माध्यम से लोकतंत्र में, चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप किया जा सकता है। एआई के माध्यम से फेक न्यूज़ और जो हेट न्यूज़ है उसकी वजह से समाज में हिंसा और अपराध बढ़ जाते हैं। तो एआई का इस्तेमाल देश और समाज के हित में हो, एआई का दुरुपयोग नहीं हो, इसको करने के लिए कानून और रेगुलेटरी व्यवस्था दोनों बनाने की आवश्यकता है। धन्यवाद सर, हमारे साथ आपकी इस जानकारी को साझा करने के लिए। ये था हमारा आज का एक विशेष कार्यक्रम। ऐसे और भी तमाम कार्यक्रम को देखने के लिए आप देखते रहिए IIMT न्यूज़।